नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतकालीन हिंदी काव्य के कवियों को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे बिहारी हमने उससे पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केशोदास, भूषण, घनानंद। इनका हम काव्य परिचय देखेंगे, इनकी काव्यगत विशेषताएं, भावगत विशेषताएं। और जैसे केशव पर हम बात करेंगे तो केशव जी की अलंकार प्रियता और उनका रामचंद्र चंद्रिका के आधार पर केशव की संवाद योजना, ये हम पढ़ेंगे। भूषण राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जानते हैं, तो इनकी हम राष्ट्र स्वरूप चेतना पढ़ेंगे। और घनानंद जो विरह के कवि माने जाते हैं, तो उनका हम विरह वर्णन देखेंगे, उनके काव्य की विशेषताएं देखेंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ते हैं केशव। पहले हम ये देखते हैं, जो जो हमें एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केशव में पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक हमें उदाहरण देना, कौन सा? हमें एक उदाहरण क्या देना है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बिरजही, कविता वनिता मित। तो इसमें एक हम ये उदाहरण देंगे, जिसमें केशवदास की प्रस्तावना में क्या एग्जाम्पल देंगे हम? यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बिरजई, कविता वनिता मित्य। तो प्रस्तावना में हम ये एग्जाम्पल देखेंगे यही कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बिरजई, कविता वनिता मित्य। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रस्तावना में ही बच्चन सिंह ने केशवदास आचार्य और कवि दोनों थे। इस संदर्भ में बच्चन सिंह ने एक तर्क दिया है, उदाहरण दिया है। ये कठिन काव्य के प्रेत के नाम से भी जाने जाते हैं। किसका काव्य? संदर्भ में हम देखेंगे, बच्चन सिंह ने लिखा, वे संस्कृत के पंडित थे, या फिर कह सकते हैं क्लासिक पंडित। क्लासिक माने क्या होता है? क्लासिक शास्त्रीय पंडित थे। वे संस्कृत के शास्त्रीय पंडित थे। इनकी काव्यगत क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो बच्चन सिंह ने क्या लिखा? वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित। इनकी काव्यगत क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इन्हें किस कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? इन्हें काव्यगत क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये किसका कथन है? ये बच्चन सिंह का कथन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामचंद्र चंद्रिका के आधार पर केशव की संवाद योजना क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की संवाद योजना क्या है, देखते हैं हम। आचार्य शुक्ल जी उनकी संवाद योजना के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं, रामचंद्र चंद्रिका में केशव को संवाद योजना में सबसे अधिक सफलता मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि क्या कहते हैं? केशव जी को संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता मिली है। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना की गई है, जिसमें लक्ष्मण, राम, परशुराम संवाद और संवादों में राजनीति के दांव पेच का आभास भी भावपूर्ण है। उनका अंगद और रावण संवाद तुलसी के संवादों से कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ है। ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इतना भी हम लिख सकते हैं, जो केशव का संवाद है, अंगद रावण संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ है। भाषा के संबंध में केशवदास जी एक उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, जिनकी यह धारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। अलंकारों के संबंध में तभी उन्होंने एक उदाहरण दिया, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बिरजई, कविता वनिता मित। ये भाषा के संबंध में वे अलंकारों के संबंध में ये उदाहरण देते हैं। ये हम दे सकते हैं। भाषा के संबंध में अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हम उसको देखेंगे
क्या कहते हैं भाषा के संबंध में? क्या कहते हैं? भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल के सोदास। क्या कहते हैं? फिर से एक बार देख लेते हैं। भाषा बोली न जानही, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल के सौदास। तो भाषा के संबंध में हम उदाहरण देख सकते हैं। इनके काव्य में मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। ये एक जो लिखने के टाइम पे हेडिंग के रूप में रख सकते हैं। काव्य की शास्त्रीय पक्ष की स्थापना और निर्वाह, ये भी हम देख सकते हैं। रीति परंपरा का परिवर्तन, रीति कला का परिवर्तन भी इनके काव्य में है। रीति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किसने किया? केशव ने। तो हम इनको अब एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हमने शॉर्ट में देखा कि उनकी क्या क्या हेडिंगें रखी जा सकती हैं, क्या क्या उनके काव्य में तथ्य दिए जा सकते हैं। अब हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में हम देखते हैं क्या लिखेंगे। केशव हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और आचार्य माने जाते हैं। क्या कहा जाता है? केशव हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि व आचार्य माने जाते हैं। केशव को ही रीतिकाल या लक्षण ग्रंथ का प्रवर्तक भी माना जाता है। लक्षण ग्रंथ या रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? केशवदास हैं। ये भक्ति काल और रीतिकाल के संधियुगीन कवि हैं। ये भक्ति काल में भी इन्होंने काव्य रचनाएं की और रीतिकाल में भी। तो इनको इस संदर्भ में ये भक्ति काल व रीतिकाल के संधियुगीन कवि हैं। ये हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि व आचार्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि व आचार्य माने जाते हैं। इनका कहना था कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। उनका क्या कहना है? जो काव्य है वो बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होता है। इस संदर्भ में उनका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना विरजई कविता बनिता मित। तो ये किसके लिए हम उदाहरण देखते हैं? ये अलंकार, इनकी काव्य में अलंकारों की प्रियता देखने को मिलती है। इसीलिए ये कहते हैं कि अलंकारों की काव्य में कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। तभी ये उदाहरण देते हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना बिरजई कविता बनिता मित। केशवदास जी सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि केशवदास जी सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाहित करते हैं। इनके काव्य में विभिन्न काव्यांगों का प्रयोग के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किस कारण? इनके काव्य में विभिन्न काव्यांगों के प्रयोग के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, वे संस्कृत के पंडित थे। क्लासिक पंडित, क्लासिक मतलब क्या कहते हैं? शास्त्रीय पंडित थे। वे क्या थे? संस्कृत के पंडित थे। इनकी काव्यगत क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है? इनके काव्यगत क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव की काव्य दृष्टि या केशव का आचार्यत्व हम देखते हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध काव्यों एवं रामचंद्र चंद्रिका जैसे महाकाव्यों की रचना की। उन्होंने केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर कवि प्रिया, रसिक प्रिया की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध काव्य लिखे, तो दूसरी ओर रामचंद्र चंद्रिका महाकाव्य की रचना की। केशव की काव्य दृष्टि और केशव का आचार्यत्व में हम इतना ही लिखेंगे कि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि
थे, उन्होंने एक और कवि प्रिया रसिक प्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की। ये क्या है? कवि प्रिया रसिक प्रिया क्या है? रीति ग्रंथ है। और विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, ये क्या है? प्रबंध काव्य हैं। तो दूसरी ओर रामचंद्र चंद्रिका जैसे महाकाव्यों की रचना की है। इनके काव्य में विभिन्न काव्यांगों के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत या आचार्यों की पद्धति को, संस्कृत के जो आगत में जो आचार्य होते हैं तो उनकी पद्धति को हिंदी साहित्य में लाने के संदर्भ में इन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता है। इन्होंने भामह, दंडी और उद्भट जैसे आचार्य कवियों की परिपाटी को हिंदी में लाने का प्रमुख कार्य किया है। कह सकते हैं उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है जो हिंदी साहित्य में, तो आचार्य केशव ने ही किया है। वे भाषा के संबंध में लिखते हैं, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल के सोदास। क्या कहते हैं? भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल के सोदास। तो ये था उनका भाषा के संबंध में उदाहरण। तो यहीं तक हम उनका केशव की काव्य की दृष्टि या केशव के आचार्यत्व के बाद हम उनके काव्य की विशेषताएं देखेंगे। आचार्य कवि केशवदास के काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता जो है अलंकार प्रियता। जहाँ तक अनेक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशव अलंकारवादी थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का अनुसरण किया है। उन्होंने क्या किया है? भामा, दंडी, उद्भट की परंपरा का अनुसरण करके हिंदी साहित्य में उसका प्रवर्धन किया है, उसका विकास किया है। केशवदास विभिन्न काव्यांगों में सबसे लोकप्रियता जो है वो उनकी अलंकार योजना में है, अलंकार में है। उनका मानना है कि कविता और काव्य जो है अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होता है। क्या उनका मानना है? कविता और जो काव्य है वो अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं हुए। इसलिए उन्होंने सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाहित कर लिया है। उन्होंने अनुप्रास, इसलिए उनके काव्य में अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा सभी अलंकार देखने को मिलते हैं। दूसरी विशेषता हम देखते हैं इनके काव्य में मौलिकता का अभाव। केशव के काव्य में मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। उनके काव्य में मौलिकता केवल और केवल अलंकारों के वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हम देखते हैं मौलिकता का अभाव। इनके काव्य में मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। इनके काव्य में जो मौलिकता दिखती है तो केवल और केवल अलंकारों के वर्गीकरण में ही दिखती है, जो कि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। काव्य की शास्त्रीय पक्ष की स्थापना और निर्वाह हम देखते हैं। केशवदास की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य शास्त्रीय पद्धति को पूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण और उदाहरण की परंपरा को आगे बढ़ाया है। क्या किया है? उन्होंने काव्य शास्त्रीय पद्धति को पूर्णता से ग्रहण करके, कौन सी पद्धति को? उन्होंने शास्त्रीय पद्धति को। केशव के बाद हम दूसरे कवि अब हम पढ़ते हैं भूषण। उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना में जो हम एक उदाहरण दे सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना में ही एक हम उदाहरण देंगे, जो वो होगा शिव को बखानो छत्रसाल को। ये हम उदाहरण देंगे किसमें? प्रस्तावना में। उसके बाद भूषण के काव्य में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, इसमें हम भूषण के काव्य में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना में जो हम उदाहरण देंगे वो ये होगा निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारितम तोम से
गयंदन के जाल को क्या देंगे, निकसत म्यानते मयूख्य प्रलय भानु कैसी, फारितम तोम से गयंदन के जाल को। ये हम इनका जो है भूषण के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में ये उदाहरण देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम वीर रस, इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता देखेंगे। इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं उसमें हम देखेंगे वीर रस की प्रधानता, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रधानता के तौर पे मानी जाती है। इनकी जो प्रियता रही है वो वीर रस की प्रधानता में रही है। जहाँ रीत, उसमें एक हम उदाहरण देंगे तो वो होगा साझी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, साझी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। क्या कहते हैं, साझी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साझी चतुरंग शयन, साझी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो ये हम उदाहरण उसमें देंगे वीर रस की प्रधानता में। उसके बाद हम देखते हैं युद्धों का सजीव चित्रण। उसमें भी हम युद्धों का सजीव चित्रण, हम उसमें क्या उदाहरण दे सकते हैं। युद्धों का सजीव चित्रण में हम ये दे सकते हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, तेज तम अंश पर कान्ह जिनि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। क्या कहते हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। मलिच्छ माने होता है मुगलों के वंश पर, शेर शिवराज हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। ये युद्धों के सजीव चित्रण में भी हम इसको उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना। एक इनके काव्य की विशेषता जो है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना में जो हम उदाहरण देंगे, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, वेद राखे प्रसिद्ध, वेद राखे विविध, वेद राखे विविध, यहाँ पर विदित होगा, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम रखियो अति, राम नाम राख्यो अति रसना सुधार में। क्या कहते हैं, वेद राख्यो विदित पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम रख्यो अति रसना सुधार में। वेद राख्यो विदित पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रसना सुधार में। ये राष्ट्रीय चेतना के रूप में हम उदाहरण दे सकते हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ये आश्रयदाता, ये छत्र शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय के राजाश्रित कवि थे। कौन, ये भूषण जो हैं किसके, शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि थे। तो उनकी प्रशंसा में उनकी सेना की, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है, कोई झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुकरण मात्र नहीं हैं, वे इन वीरों का उत्साह और साथ ही सारी हिंदू जनता का संस्मरण करते हैं। उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ये कौन कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। जैसे सभी कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, झूठी भी प्रशंसा की है, तारीफ की है बहुत से कवियों ने, लेकिन ऐसा उनके काव्य में नहीं है। उन्होंने अपनी प्रजा को उत्साहित करने के लिए, अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए वीर परक रचनाएं की हैं। ये कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो हम इनके राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप में हम एक उदाहरण जो देंगे वो होगा, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समराव, ऐसे समय राव राने सर्वे गए लाभ की। क्या कहते हैं, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव राने सर्वे गए लाभ की। ये कहते हैं राष्ट्रीय चेतना के उदाहरण में ये हम दे सकते हैं। इसका हम दूसरा भी उदाहरण जो देंगे, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधार में। राष्ट्रीय चेतना के रूप में ये भी हम उदाहरण दे सकते हैं। अब हम देखते हैं भूषण के काव्य का विस्तार से वर्णन।
सबसे पहले हेडिंग जो होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखते हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा में आने वाले भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं रीतिकाल में जिन्होंने वीर परक रचनाएं लिखी हैं। वे छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र शाहजी और छत्रसाल बुंदेला सहित कई राजाओं के आश्रय में रहे हैं। कौन? भूषण जो है किसके किसके आश्रय में रहे? छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र शाहजी और छत्रसाल बुंदेला सहित कई राजाओं के आश्रय में रहे हैं। एक बार पन्ना के महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा भी लगाया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि शिव को बखानो की बखानो छत्रसाल को। वे उन जो महाराजा छत्रसाल थे उनसे उनके दरबार में उनको बहुत ही सम्मान मिलता था और उन्होंने एक बार इनकी पालकी में क्या लगाया था? कंधा लगाया था। पर उन्होंने उनकी प्रशंसा में कहा था कि शिव को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये हम प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम इनके काव्य में दूसरी जो एक विशेषता के रूप में देखेंगे, भूषण के काव्य में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना, ये इनका टॉपिक होगा। अब हम देखते हैं भूषण रीतिकाल के वीर काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल में जिस समय कवि श्रृंगार से संबंधित रचनाएं कर रहे थे, उसी समय भूषण वीरता और राष्ट्रीयता की धारा में बह रहे थे। कौन? भूषण। समय रीतिकाल में सभी कवि किस धारा में जो लिख रहे थे, उनकी सभी रचनाएं जो होती थी श्रृंगार परक होती थी। उसी समय जो भूषण है वे वीर रस प्रधान कविताएं लिख रहे थे, रचनाएं लिख रहे थे। भूषण की कविताएं भारतीय संस्कृति की संवाहक हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति जो भाव जागृत किया, वह आज भी लोगों द्वारा सराहे जाते हैं। या उनका जो काव्य है लोगों को आज भी उत्साहित करता है। भूषण को शिवाजी और छत्रसाल का आश्रय प्राप्त था। उन्होंने दोनों शासक अपनी अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भूषण ने इनकी वीरता में काव्य रचनाएं की, इनकी प्रशंसा में काव्य रचनाएं की। किसकी? शिवाजी और छत्रसाल जी की। तो राष्ट्रीयता का संचार करती है। आज भी जनता उन्हें आदर्श के रूप में देखती है। भूषण छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं। किसकी? भूषण जो है छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारतम तोम से गयंदन के जाल को। तो ये जब उनकी तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं भूषण की, किसकी? छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, क्या कहते हैं? निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारतम तोम से गयंदन के जाल को। उसके बाद हम देखते हैं वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता में हम देखते हैं भूषण वीर रस की रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जहाँ रीतिकाल में जहाँ एक और श्रृंगार परक और सौंदर्य का वर्णन की कविताएं लिखी जा रही थी, वहीं भूषण इन सबसे परे वीर तथा ओजपूर्ण कविताएं लिख रहे थे। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मलिच्छों का दमन करने वाला बताया है। ऐसे प्रसंग में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है। वो क्या कहते हैं? मलिच्छों यानी कि मुगलों। ऐसे प्रसंग में हम राष्ट्रीयता का तत्व देखेंगे, राष्ट्रीयता की भावना देखेंगे। तो एक उदाहरण हम देखेंगे, तेज तम अंश पर कान्हजी में कंस पर, त्यों मलच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। तेज तम अंश पर कान्हजी में कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। तेज तम अंश पर कान्हजी में कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। ये हम देखेंगे उदाहरण जो है वीर रस की प्रधानता में। या वीर रस की प्रधानता में हम ये भी दे सकते हैं, सरजा शिवाजी सैन अंग में उमंग धारे, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ये भी वीर रस की प्रधानता में हम दे सकते हैं उदाहरण, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं।
युद्धों का सजीव चित्रण भूषण के काव्य में देखने को मिलता है। युद्धों का सजीव चित्रण किसके काव्य में देखने को मिलता है? भूषण के काव्य में देखने को मिलता है। वीर रस के 4 प्रकार बताए गए हैं। वीर रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, दयावीर। ये सभी प्रकार के रस, वीर रस के सभी प्रकार के रस जो हैं भूषण के काव्य में देखने को मिलते हैं। उन्होंने राजाओं तथा उनके योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युद्धों का सजीव चित्रण किया है। उनमें भी हम इसमें भी ये उदाहरण दे सकते हैं। साजी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ये भी उदाहरण दे सकते हैं, या यही हम दे सकते हैं इसमें युद्धों का सजीव चित्रण में। सरजा शिवाजी शयन संग में शयन अंग में उमंगधारी, साजी चतुरंग शयन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ये हम दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना के रूप में हम देखते हैं भूषण ने वीरता से भरे जो भी काव्य रचे हैं उनमें धर्म, संस्कृति तथा हिंदू जाति की रक्षा पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात उनकी काव्य में राष्ट्रीय, या हम कह सकते हैं कि भूषण के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्साहित है। एक बार भूषण मुगलों के आश्रय में भी गए थे, लेकिन उनकी नीति और उनका चाल चलन ठीक ना होने के कारण वे वहाँ से चले आते हैं। वे शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते हैं और वे हिंदू समाज पर अधिक बल देते हैं। चेतना में हम ये देख सकते हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम रख्यो अति रसना सुधार में। ये भी हम दे सकते हैं राष्ट्रीय चेतना में। भूषण के काव्य में हम छंद और अलंकारों का प्रयोग देखेंगे। रस छंद अलंकार कौन कौन से पाए जाते हैं भूषण के काव्य में? भूषण के काव्य में कवित, सवैया, दोहा, छपाए आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? कवित, सवैया या दोहा, छपाए आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। वही अलंकारों की बात करें तो उन्होंने अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा इनकी जो रही है, भाषा मुख्यतः ब्रज में की मुख्य भाषा जो है वे ब्रज भाषा है, परंतु उनके काव्य में अरबी, फारसी, प्रकृत तथा बुंदेलखंडी आदि भाषाओं का मिश्रण भी देखने को मिलता है। भूषण ओजपूर्ण वर्णन शैली में काव्य रचनाएं करते हैं। भाषा इनकी कैसी है? ब्रज भाषा है। ये जो इनके ब्रज भाषा के साथ साथ प्रकृत, फारसी, बुंदेलखंडी जैसी भाषाओं का भी मिश्रण है और ये ओजपूर्ण रचनाएं करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं घनानंद। घनानंद घनानंद के काव्य की विशेषताएं क्या हैं, उनका विरह वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले हम उनको लिखने के पहले सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो कौन सी होगी? प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही घनानंद के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन हम देखेंगे। उन्होंने क्या कहा? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज काव्य के प्रधान स्तंभों में है। उन्होंने आचार्य शुक्ल जी घनानंद के संबंध में क्या कहते हैं? वे साक्षात रसमूर्ति और ब्रज काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। और एक उपाधि, एक और उनके संबंध में कथन कहते हैं कि ये प्रेम पीर के कवि भी इन्हें कहते हैं। प्रेम पीर के कवि कौन उपाधि देता है? वे आचार्य शुक्ल जी देते हैं। और इनके प्रेम की पीर का कौन कहता है? घनानंद। दिनकर के शब्दों में देखेंगे, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है और आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये कहते हैं। प्रेम की पीर के कवि जो ये उपाधि कौन देता है? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। वे कहते हैं प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। तो दिनकर ने भी कहा
विरह तो घनानंद की काव्य की पूंजी है। विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है, किसने कहा? दिनकर जी ने कहा है। उसके बाद हम देखेंगे घनानंद के काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रेम पीर के कवि, तो प्रेम पीर के कवि में एक उदाहरण हम देखेंगे, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है। वो कहते हैं चाहो अनचाहो जान प्यारे मैं, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है। तो प्रेम पीर के कवि इसीलिए कहे गए हैं कि चाहो तुम प्रिय मुझे चाहो या न चाहो जान, क्या कहते हैं? चाहो न चाहो जान प्यारे मैं, प्यारे पे आनंद घन, चाहो न चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है। पर वे कहते हैं तुम चाहो या हमें ना चाहो, लेकिन ये प्रेम कम होने वाला नहीं है तुम्हारे प्रति। प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है। उनकी जो प्रीति है वो उनके रोम रोम में बसी है, उनका प्रेम रोम रोम में बसा है। ये कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। उसके बाद हम दूसरी विशेषता जो देखेंगे घनानंद की, प्रेम में भावनात्मकता। कौन सी? दूसरी हेडिंग जो देखेंगे घनानंद की प्रेम काव्य में भावनात्मकता। क्या? घनानंद के प्रेम काव्य में भावनात्मकता जो हेडिंग डालेंगे उसमें हम एक उदाहरण जो देंगे, कौन सी? प्रेम काव्य में भावनात्मकता। इनके घनानंद के प्रेम काव्य के संबंध में जो भावनात्मकता है उसमें हम उदाहरण देंगे, अंतर में वसी पे प्रवासी का सो अंतर है, मेरी ना सुनत दैया अपनियों ना कहो। वे कहते हैं अंतर में वासी पे प्रवासी का सो अंतर है, अंतर में वासी पे प्रवासी का सो अंतर है, मेरी ना सुनत दैया अपनियों ना कहो। वो मेरी नहीं सुनते हैं और ना ही अपनी वो कहते हैं। और तीसरी इनके काव्य की विशेषता देखेंगे, लौकिक और अलौकिक प्रेम। किसके? घनानंद के काव्य की तीसरी विशेषता कौन सी है? लौकिक और अलौकिक प्रेम। घनानंद के काव्य में लौकिक तथा अलौकिक प्रेम देखने को मिलता है। सुजान के प्रेम में लौकिक और अलौकिक प्रेम में हम देखते हैं तो उदाहरण हम क्या देंगे इसमें, सोई घनानंद सुजान लागी हेत होता, सोई घनानंद सुजान लागी हेत होता, ऐसे माथी मन पे स्वरूप ठहरायो है। क्या कहते हैं? सोई घनानंद सुजान लागी हेत होता, ऐसे माथी मन पे स्वरूप ठहरायो है। उसके बाद हम घनानंद के काव्य में देखेंगे श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में हम उनका जो एक उदाहरण देंगे तो वो होगा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। क्या कहते? अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। ये इनका श्रृंगार उदाहरण देखते हैं। स्वच्छंदता, उनके काव्य में स्वच्छंदता देखने को मिलती है। उसके बाद रस छंद अलंकार कौन कौन से उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने सवैया एवं कवित्व छंदों का प्रयोग किया है। अब हम घनानंद को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखते हैं घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद कौन है? घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं एवं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये कौन है? रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि एवं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? घनानंद। विभिन्न आलोचकों ने इन्हें प्रेम का पपीहा, रस का साक्षात अवतार और प्रेम पीर का कवि कहा है। आदि नामों से भी संबोधित किया है या इन्हें पुकारा है। कौन कौन से? प्रेम का पपीहा, रस का साक्षात अवतार और प्रेम पीर का कवि आदि नामों से पुकारा है।
अब हम घनानंद की काव्यगत विशेषताएं जानने से पहले, उनके काव्य का लेखन जानने से पहले एक हम स्टोरी जानते हैं। घनानंद बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। घनानंद कौन थे? घनानंद जो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। वहीं सुजान नामक एक नर्तकी थी, एक नर्तकी जिससे इन्हें अधिक प्रेम हो जाता है, जिससे इन्हें गहरा प्रेम था। एक बार बादशाह के दरबार के लोग जो घनानंद से ईर्ष्या रखते थे, उन लोगों ने बादशाह को बताया कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। तब इन्हें घनानंद जी को बुलाया गया और दरबार में गाने के लिए बादशाह ने आज्ञा दी, लेकिन ये टाल मटोल करते रहे। कौन? घनानंद जी गाए नहीं, बल्कि वो टाल मटोल करते रहे कि मैं अच्छा नहीं गा पाता हूँ, और वो भी जो उस टाइम उनके दिमाग में चल रहा हो वो उन्होंने कहा। कुल मिला के बात ये है कि वे उनकी बात को नकार देते हैं, उनकी बात को टाल मटोल देते हैं। लेकिन फिर वहाँ के कुछ लोगों ने, जो उनके दरबारी थे, उन लोगों ने कहा कि सुजान को बुलाओ, उनके सामने घनानंद गाएंगे। तब सुजान आती हैं, उनके सामने घनानंद गाना स्टार्ट करते हैं। जब गाना स्टार्ट करते हैं तो जो मुख होता है वो सुजान की तरफ होता है, और उनकी जो पीठ होती है वो बादशाह रंगीले की तरफ होती है, मोहम्मद बादशाह रंगीले की तरफ होती है, जिससे राजा नाराज हो जाता है। राजा उनकी गायकी को सुनकर प्रसन्न तो होता है, लेकिन उनकी आज्ञा न मानने के कारण उन्हें देश निकाला दे देते हैं, यानी कि उन्हें अपने राज्य से निकाल देते हैं। जब उन्हें निकाल देते हैं तब घनानंद जाते समय सुजान से भी कहते हैं लेकिन जाने के लिए, लेकिन सुजान मना कर देती है। इस समय उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उनके दिल में क्या वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। और घनानंद जीवन भर सुजान को लक्ष्य करके कविताएं लिखते रहे। इसीलिए उनके काव्य में संयोग श्रृंगार के जगह वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। उन्होंने जहाँ पर सुजान को प्रेमिका के रूप में वर्णित किया है, वहाँ पर लौकिक प्रेम है, और जहाँ पर उन्होंने सुजान के रूप में, सुजान शब्द कृष्ण के रूप में भी प्रयोग हुआ है, और सुजान उनकी प्रेमिका भी है, और जहाँ पर उन्होंने कृष्ण के रूप में प्रयोग किया है वहाँ पर अलौकिक प्रेम है। अलौकिक क्या होता है? उनके काव्य में संयोग श्रृंगार के ज़्यादा वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। इस संबंध में इन्हें बहुत से कवियों ने प्रेम के पपीहा, प्रेम की पीर का कवि, या अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जिसमें आचार्य शुक्ल के शब्दों में हम देखेंगे ये साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये साक्षात रसमूर्ति एवं ब्रजभाषा काव्य के स्तंभों में प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये साक्षात जो हैं रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के स्तंभों में प्रमुख हैं। और दूसरा भी इन्होंने जो इनको उपाधि दी है, प्रेम की पीर का कवि। प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है? प्रेम की पीर का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद हम जो देखेंगे दिनकर जी के शब्दों में, दिनकर जी ने घनानंद जी को क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया। दिनकर जी कहते हैं, विरह तो घनानंद की काव्य की पूंजी है। विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। कौन कहता है? दिनकर जी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब हम देखेंगे घनानंद के काव्य की विशेषताएं क्या हैं। प्रेम पीर के कवि, सबसे पहली जो विशेषता है प्रेम पीर के कवि, ये किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। घनानंद को हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम के पीर के कवि ये संज्ञा किसने दी? आचार्य
रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक बहुत बड़े आलोचक हैं, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ आलोचक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम के पीर का कवि ये संज्ञा दी है। घनानंद के काव्य में सुजान की बेवफाई का चित्रण तो मिलता है, लेकिन घनानंद के काव्य में वासना रूप देखने को नहीं मिलता है। क्या है? घनानंद के काव्य में सुजान की बेवफाई का चित्रण तो मिलता है, लेकिन उनके काव्य में वासना स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। उनका प्रेम पहले लौकिक रूप में आता है, उसके बाद अलौकिक रूप में उन्मुख हो जाता है। लौकिक प्रेम तब होता है जब वे सुजान को प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित करके लिखते हैं, और अलौकिक प्रेम तब हो जाता है जब सुजान को कृष्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उनका प्रेम एक तरफा होते भी हुए भी निस्वार्थ है, और उनको प्रेम में केवल पीड़ा ही मिली, जिसका जिक्र उनकी पंक्तियों में देखने को मिलता है। उनको प्रेम में क्या मिला? उनको प्रेम में केवल पीड़ा मिली, जिसका उल्लेख हम पंक्तियों में देख सकते हैं। चाहो आना चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, चाहो आना चाहो आना चाहो जान प्यारे पे आनंद घन। इसमें चाह, अगर हम इसमें ये कर सकते थे, चाहो या ना चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है, ये भी हो सकता था। लेकिन इसमें जो प्रयोग किया गया है, चाहो अन चाहो आ ओ ना, चाहो अन चाहो जन प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रही है। ये इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा देखने को मिलती है। घनानंद के काव्य में प्रेम भावनात्मकता, घनानंद के काव्य में प्रेम की भावनात्मकता जो है उसको हम देखते हैं। घनानंद जी के काव्य में हमें प्रेम की गहरी भावनात्मकता देखने को मिलती है। उनके काव्य में हृदय की अनुभूतियों की प्रधानता देखने को मिलती है। घनानंद प्रेम यातना के कवि थे, उनकी प्रीतम सदैव उनके हृदय में निवास करती है। घनानंद जी के प्रेम में हमें गहरी भावनात्मकता देखने को मिलती है। उनके काव्य में हृदय की अनुभूतियों की प्रधानता देखने को मिलती है। घनानंद प्रेम यातना के कवि थे, उनकी प्रीतम सदैव उनके हृदय में निवास करती है। फिर चाहे वे संयोग में हो या वियोग में हो, उनकी प्रेमिका जो है वो सुजान, वो हमेशा उनके दिल में विराजमान करती हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे। अंतर में वसी पे प्रवासी का सो अंतर है, अंतर में वसी पे प्रवासी का सो अंतर है, मेरी ना सुनत दैया अपनियों ना का है। वे कहती हैं अंतर में घनानंद जी कहते हैं अंतर में प्रवासी का सो अंतर है, मेरी ना सुनत दैया अपनियों ना कहो। घनानंद के काव्य में लौकिक और अलौकिक प्रेम देखने को मिलता है। घनानंद के काव्य में लौकिक तथा अलौकिक प्रेम दोनों रूप में देखने को मिलता है। सुजान के प्रेम में लौकिक प्रेम तथा राधा कृष्ण भक्ति में अलौकिक प्रेम को देख सकते हैं। उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर का रूप माना है। वे प्रेम को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। वे जब सुजान को प्रेम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वर्णित करते हैं, तो वो लौकिक प्रेम होता है, और जहाँ पर राधा और कृष्ण की भक्ति करते हैं वहाँ पर क्या होता है? अलौकिक प्रेम हो जाता है। इस संदर्भ में भी हम एक उदाहरण देखेंगे। सोई घनानंद सुजान लागी हेत होता, सोई घनानंद सुजान लागी हेतु होता। क्या कहते हैं? सोई घनानंद सुजान लागी हेतु होता, ऐसे माथि मन पे स्वरूप ठहरायो है। सोई घनानंद सुजान लागी हेतु होता, ऐसे माथि मन पे स्वरूप ठहरायो है। उसके बाद श्रृंगार वर्णन हम इनके काव्य में देखते हैं। घनानंद जी के काव्य में प्रेम के दोनों पक्ष नजर आते हैं,
लेकिन इनके काव्य में वियोग श्रृंगार का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें वियोग श्रृंगार या इन्हें प्रेम की पपीहा का या प्रेम पीर का कवि भी कहा गया है। इनके काव्य में संयोग पक्ष की जगह वियोग पक्ष अधिक देखने को मिलता है। इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं है। या इसका हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। पहले अपनाया सुजान हो, पहले अपनाया सुजान हो, क्यों फिर ते ही कहे तारियो जूं। पहले तो अपनाया सुजान हो, क्यों फिर ते ही कहे तरियो जूं। स्वच्छंदता। घनानंद के काव्य रचनाएं स्वच्छंद हैं, अर्थात अन्य रीतिकालीन कवियों की भक्ति उन्होंने काव्य के नियमों तथा रीति के बंधनों को ध्यान में रखकर किया, लेकिन इन्होंने एक अलग परिपाटी तैयार की। वह स्वच्छंदता, वे किसी भी आचार्यों या किसी भी बंधनों से बंधे नहीं हैं। उनकी प्रेम और भक्ति भी स्वच्छंद है तथा उनकी अधिकतर रचनाओं में हम स्वच्छंदता की झलक देख सकते हैं। इनके काव्य में हम जो छठी विशेषता देखेंगे, रस छंद अलंकार। घनानंद श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। अलंकारों की दृष्टि से इनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्त, उत्प्रेक्षा तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। घनानंद के काव्य में सवैया एवं कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।